दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीजीटी बैच वाइज भर्ती में सीनियर को छोड़ जूनियर की लिस्ट क्या जारी। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित बैच वाइज टीजीटी भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़े सवाल उठे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए परिणाम में बैच वाइज भर्ती के तहत छूट रहे सैकड़ों उम्मीदवार सरकार व विभाग से लिस्ट को दुरुस्त करने की मांग उठा रहे हैं। बता दें कि जारी फाइनल लिस्ट में विभाग की ओर से टीजीटी नॉन मेडिकल में ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत सीनियर उम्मीदवारों को छोड़कर जूनियर उम्मीदवारों की ही लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके बाद सिलेक्शन लिस्ट पर उम्मीदवारों की ओर से लगातार शिकायत पत्र भेजा जा रहा है, जिसमें उम्मीदवारों ने मांग की है कि सीनियर उम्मीदवारों के नामों को भी लिस्ट में शामिल किया जाए। बताया जा रहा है कि जिला कांगड़ा से टीजीटी नॉन मेडिकल के ओबीसी कैटेगरी के बैच वाइज काउंसलिंग के बाद जिला प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से निदेशालय शिमला को लिस्ट भेजी गई थी, जिसमें शिमला निदेशालय ने गड़बड़ होने के कारण सीनियर उम्मीदवार लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं। इसके चलते उम्मीदवारों की ओर से लिस्ट को दुरुस्त कर दोबारा जारी करने की मांग की है। उधर जिला कांगड़ा उच्च शिक्षा विभाग के उप निदेशक मोहिंद्र कुमार ने बताया कि उम्मीदवारों की ओर से शिकायतें मिल रही है, जिसके बारे में निदेशालय शिमला को सूचित कर दिया गया है। इस भर्ती पर नहीं हो पाएगा फैसला, कोरम के बिना डेफर करनी पड़ी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक। जिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में पेपर लीक के मामलों को लेकर बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में कोरम पूरा नहीं हो पाया है। वह मुकेश अग्निहोत्री के अलावा सिर्फ राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ही उपलब्ध थे। बता दें कि कमेटी में नॉमिनेट किए गए 3 मंत्री न होने के कारण इस बैठक को आगे टालना पड़ा है। यह बैठक पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर भर्ती के लिए बुलाई गई थी। बता दें कि इस भर्ती में भी पेपर लीक की एफआईआर दर्ज हुई है और जांच अभी चल रही है। वह कार्मिक विभाग को जांच एजेंसी विजिलेंस ब्यूरो ने जो जवाब दिया है उसके मुताबिक कार्मिक विभाग भी अभी इस रिजल्ट को घोषित करने के पक्ष में नहीं है। वह बता दें कि जांच एजेंसी ने कहा कि इस एफआईआर में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ज्यादा है। वह फॉरेंसिक साइंस लैब से भी आए डाटा का एनालिसिस चल रहा है। इस भर्ती परीक्षा में कुछ डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस अभी आना है। ऐसे में पेपर लीक का दायरा तय करने में अभी वक्त लगेगा। इसलिए इस पोस्ट कोड में स्थिति जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT 817 की तरह नहीं है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया है। वह अब चुनाव आचार संहिता के चलते भी कैबिनेट सब कमेटी बैठक तो कर सकती है और इसी दौरान अपनी सिफारिश भी कैबिनेट को दे सकती है, लेकिन कैबिनेट कोड ऑफ कंडक्ट में फैसला नहीं ले पाएगी। मैं बता दें कि आचार संहिता के कारण यह भी तय हो गया है कि पोस्ट कोड 817 के अलावा बाकी जितने भी मामले पेपर लीक में उलझे हैं उनको लेकर फैसला अब देरी से ही होगा। डीएलएड एग्जाम में 3500 पास, स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से नवंबर व दिसंबर 2023 में संचालित की गई डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड के प्रथम व द्वितीय वर्ष की नियमित रीअपियर तथा पूर्ण विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षाओं का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया है। वह प्रदेश भर में डीएलएड के 3500 के करीब छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। वहीं 18 परीक्षार्थियों परीक्षा पास करने में असफल रहे। बोर्ड की ओर से परीक्षा 2 श्रेणियों में आयोजित की गई थी। बता दें कि डीएलएड प्रथम श्रेणी में बैच 2022 से 24, बैच 2021 से 23 के रीअपियर व फेलियर छात्रों को मिलाकर 89.9% परिणाम रहा। वह प्रथम श्रेणी में 2057 छात्र अपियर हुए थे, जिसमें से 1838 परीक्षार्थी ने परीक्षा पास की। वहीं 193 परीक्षार्थी रीअपियर रहे और 13 छात्र परीक्षा पास करने में असफल रहे। वहीं द्वितीय श्रेणी में 2021 से 2023 और 2020 से 23 के बैच 1733 परीक्षार्थी अपियर हुए थे, जिसमें से 1623 परीक्षार्थियों ने परीक्षा पास की है और 74 रीअपियर छात्र रहे। वहीं पार्ट 2 में 5 छात्र परीक्षा पास करने में असमर्थ रहे और पार्ट 2 का परीक्षा परिणाम 93.9% रहा। वही परीक्षार्थी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन व पुनर्निरीक्षण करवाने के इच्छुक परीक्षार्थी केवल ऑनलाइन संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों व संबद्धता प्राप्त निजी संस्थानों के माध्यम से बोर्ड वेबसाइट पर पुनर्मूल्यांकन हेतु शुल्क 500, पुनर्निरीक्षण हेतु शुल्क 400 प्रति विषय के हिसाब से 18 मार्च से पहले अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। कंडक्टर भर्ती का फाइनल रिजल्ट आउट, लोकसभा आयोग ने जारी किया लिस्ट। हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग की ओर से कंडक्टर भर्ती के 360 पदों के लिए लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। लोकसभा आयोग की वेबसाइट पर यह सूची उपलब्ध है। इससे पहले इन पदों के लिए लिखित परीक्षा करवाई गई थी। उसके बाद 6 मार्च तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा हुआ। अब यह फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। बता दें कि इसमें सामान्य वर्ग में 130, यूआर में 4, ईडब्ल्यूएस में 38, ओबीसी में 63, बीपीएल में 13, WFF में 2, SC 73, SC BPL 13, SC WFF में 1, ST श्रेणी में 15 और BPL में 5 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं।
हर पंचायत से 10 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ेंगे। राज्य परियोजना निदेशक हेमिश की परियोजना निदेशकों से बैठक। जब प्रदेश के सभी जिला के परियोजना निदेशकों को 31 मार्च से पहले प्राकृतिक खेती की कार्य योजना तैयार करके भेजने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में प्राकृतिक खेती को लेकर की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारने को लेकर शुक्रवार को कृषि भवन बालूगंज में बैठक का आयोजन किया गया। वहीं प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के राज्य परियोजना निदेशक हेमिश नेगी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी जिला के परियोजना निदेशकों ने भाग लिया। वहीं राज्य परियोजना निदेशक हेमिश नेगी ने अधिकारियों को बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने की तैयारियों और आगामी वित्त वर्ष में योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों की कार्य योजना 31 मार्च से पहले तैयार करके भेजने के निर्देश दिए। हेमिश नेगी ने कहा कि इस वर्ष लाहौल स्पीति जिला के काजा क्षेत्र और चंबा जिला के पांगी क्षेत्र को पूरी तरह से प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अनुराग से टक्कर ले सकते हैं रायजादा। पूर्व विधायक को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही कांग्रेस। जब देश भर में लोकसभा के आम चुनावों का बिगुल बज चुका है, मैं केंद्रीय चुनाव आयोग शनिवार दोपहर को देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 का शेड्यूल जारी करने जा रहा है। वहीं भाजपा ने लोकसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए देश में 270 से अधिक प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी 4 में से 2 संसदीय क्षेत्रों से अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं भाजपा ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लगातार 5वीं बार अनुराग सिंह ठाकुर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने हालांकि अभी तक प्रत्याशी चयन को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में इस बार कांग्रेस पार्टी जिला ऊना से अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार सकती है। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू लोकसभा चुनावों में अपने विश्वास पात्र को चुनाव में उतारकर भाजपा को कड़ी चुनौती देने की योजना पर काम कर रहे हैं। ऐसे में ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक सतपाल रायजादा को कांग्रेस पार्टी चुनावी समर में उतार सकती है। उपचुनाव घोषित होते ही बागियों का बड़ा हमला। 9 असंतुष्ट नेता सीएम पर करेंगे मानहानि का दावा। हिमाचल में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होते ही 6 असंतुष्ट नेताओं और 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार पर नया हमला किया है। जारी संयुक्त बयान में इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आए दिन उन पर जो आरोप लगा रहे हैं वे उन्हें अदालत में साबित करने होंगे। वे सभी 9 नेता उनके खिलाफ अब मानहानि का दावा करने जा रहे हैं। इन नेताओं राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा, होशियार सिंह, आशीष शर्मा और KL ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बहुमत खोकर सीएम बौखला गए हैं और उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि सत्ता के हाथ से जाते ही उनकी सरकार द्वारा जनता से की गई दगाबाजी और उनके मित्रों द्वारा किए गए काले कारनामे भी सामने आ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान, 1 चरण में डाले जाएंगे वोट। हिमाचल प्रदेश में चुनाव का आगाज हो गया है। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 लोकसभा सीटों के लिए चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। मैं चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में 1 चरण में 1 चुनाव कराने का फैसला किया है। वह वोटों की गिनती 4 जून को होगी। वह मतदान से पहले चुनाव प्रचार करने वाले उम्मीदवारों पर चुनाव आयोग की पैनी नजर होगी। मैं चुनाव के वक्त मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही वोटर्स की सुविधा का भी ख्याल रखा जाएगा ताकि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। हिमाचल में अब नहीं बिकेगी कॉटन कैंडी, स्वास्थ्य विभाग ने लगाया बैन, जाने वजह। जी, हिमाचल प्रदेश में कॉटन कैंडी बेचने और बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मैं स्वास्थ्य विभाग ने कॉटन कैंडी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। यह फैसला बच्चों की हेल्थ को देखते हुए लिया गया। मैं कॉटन कैंडी के नमूनों का प्रयोगशाला विश्लेषण ने स्पष्ट रूप से अनधिकृत रंग पदार्थ की उपस्थिति का खुलासा हुआ है। हिमाचल में गिरेगी कांग्रेस सरकार, सत्ता में आएगी बीजेपी, चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले जयराम। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। मैं हिमाचल में 7वें चरण में मतदान होंगे। इसी बीच बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर वार किया है। उन्होंने कहा कि इस बार के मतदान बेहद खास होंगे। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। वह हिमाचल में इस बार बीजेपी सरकार बनना तय है। काम की खबर, रेलवे की ओर से यात्रियों को मिली नई सौगात। हरिद्वार जाने का महंगा किराया घटाया, अब लगेंगे सिर्फ इतने रुपये। हिमाचल प्रदेश के लोगों को रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल पहले हरिद्वार जाने का किराया 120 रुपये निर्धारित था, जिसे अब कम करके महज 70 रुपये कर दिया गया है। इतना ही नहीं, मंत्रालय लोगों को नई रेलगाड़ियों की सुविधा भी दे रहा है। इससे भविष्य में यात्रा और भी सुगम होगी। वह चंडीगढ़ के लिए किराया 35 रुपये तो सहारनपुर के लिए 53 रुपये होगी। घर को पेट्रोल बम से जलाने का कोशिश, भरमाड़ पंचायत में सनसनीखेज मामला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में विधानसभा क्षेत्र जवाली के अधीन ग्राम पंचायत भरमाड़ में एक घर को पेट्रोल बम से जलाने की कोशिश करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि ग्राम पंचायत भरमाड़ के वार्ड नंबर 3 के निवासी मसंद्र नाथ शर्मा के घर को शनिवार अलसुबह लगभग 3 बजे के करीब पेट्रोल बम बनाकर जलाने की कोशिश की गई। वहीं मसंद्र नाथ शर्मा की पत्नी पूनम शर्मा ने बताया कि हम परिवार सहित अपने मकान के अंदर सो रहे
थे कि कुछ आवाज़ सुनाई दी। जब अंदर से दरवाज़ा खोला तो जालीदार दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा था, जिसे देखकर उन्होंने अपने पति को आवाज़ लगाई। आवाज़ को सुनकर व्यक्ति भाग गया। जेबीटी और सी&बी शिक्षकों के आपसी सहमति से अंतर जिला तबादलों को 5% कैडर शर्त से छूट। राज्य सरकार ने जेबीटी और सी&बी शिक्षकों के आपसी सहमति से होने वाले अंतर जिला तबादलों को 5% कैडर शर्त से छूट दे दी है। वह शुक्रवार को शिक्षा सचिव की ओर से इस बाबत प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को पत्र जारी किया गया। वह सरकार के इस फैसले से जेबीटी और सी&बी शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। मैं अनुबंध सेवा काल को जोड़कर 5 साल तक सेवाएं दे चुके शिक्षक इसके तहत पात्र होंगे। वह शिक्षकों की इन दोनों श्रेणियों के अन्य प्रकार के सभी अंतर जिला तबादलों पर जिला भर कैडर संख्या की 5% शर्त लागू रहेगी। वह बीते माह सरकार ने सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे 25,000 जेबीटी और 18,000 सी&बी शिक्षकों के सेवाकाल में सिर्फ एक बार अंतर जिला हस्तांतरण करने पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया था। विद्यार्थियों को झटका, हिमाचल शिक्षा बोर्ड की किताबों के 1 से 10 रुपये बढ़े दाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए किताबें जारी कर दी है। इस बार शिक्षा बोर्ड की कुछ किताबों के दाम 1 से 10 रुपये तक बढ़े हैं, जबकि शिक्षा बोर्ड की कई किताबों के दाम पिछले वर्ष की भांति ही है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान बोर्ड की पुस्तिकाओं में करीब 10% तक किताबों के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 की किताबों प्रिंट करवाकर उन्हें संबंधित विक्रय केंद्रों को भेजा है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में छात्रों को किताबें मुहैया करवाने के लिए भी स्कूल प्रबंधन को भेजी है। शिक्षा बोर्ड की ओर से इस बार प्रकाशित गणित विषय की किताब के दामों में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रकाशित कई किताबों के दाम पिछले वर्ष के दामों की तरह ही है। कुछ किताबों के दामों में इस बार कमी भी दर्ज की गई है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए शिक्षा बोर्ड की ओर से पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक विभिन्न विषयों की 213 के करीब किताबों को प्रिंट करवाया गया है। इनमें व्यावसायिक विषय भी शामिल है। लोकसभा चुनाव एक मुद्दा, हिमाचल में आपदा के जख्मों पर महरम कम, सियासत ज्यादा। हिमाचल प्रदेश में बीते साल मानसून में आपदा ने खूब कहर बरपाया। जख्म इतने गहरे हैं कि अभी तक भर नहीं पाए हैं। आपदा के जख्मों पर मरहम कम और सियासत ज्यादा हो रही है। कांग्रेस सरकार शुरू से ही केंद्र को राहत न मिलने, केंद्रीय आपदा घोषित न करने और अनदेखी पर घेर रही है। भाजपा राहत राशि के आवंटन में बंदरबांट व गड़बड़ी के आरोप लगा रही है। लोकसभा चुनाव में आपदा राहत बड़ा मुद्दा बनेगी। साल 2023 में मानसून के बादल कहर बनकर बरसे। आपदा में 400 लोगों की जान चली गई, हजारों लोग बेघर हो गए। राज्य का आधारभूत ढांचा तहस नस हो गया। पर्यटन कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। देवभूमि के लिए यह सदी की सबसे बड़ी त्रासदी थी। निर्वाचन आयोग के 4 ऐप बनेंगे मतदाताओं के लिए मददगार। लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने और मतदाताओं की सुविधा के लिए राज्य निर्वाचन विभाग ने खास तैयारियां की हैं। निर्वाचन आयोग के 4 मोबाइल ऐप मतदान प्रक्रिया को आसान बनाएंगे। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करने को लेकर भी विशेष योजना बनाई गई है। कॉलर ट्यून की मदद से लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो व FM पर मतदाता जागरूकता के लिए जिंगल चलाए जाएंगे। बता दें कि निर्वाचन विभाग SMS भेजकर भी लोगों को लोकतंत्र के महापर्व में सम्मिलित होने का संदेश देगा। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि वोटरों की मदद के लिए चुनाव आयोग ने वोटर हेल्पलाइन, नो योर कैंडिडेट, सक्षम ऐप, सी विजिल ऐप शुरू किए हैं। 19.5 साल बाद मिली बागछाल पुल की सौगात, सीएम ने किया लोकार्पण। देश के पहले सिंगल स्पैन 330 मीटर लंबे बागछाल पुल का शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकार्पण किया। पुल का निर्माण कार्य करीब 19.5 साल में पूरा हुआ है। देश में अपनी अलग पहचान बनाने वाले बागछाल पुल के एक पिलर से दूसरे पिलर की दूरी सिंगल स्पैन 185 मीटर है, जबकि इससे पहले जम्मू के अखनूर में बने पुल का सिंगल स्पैन 160 मीटर है। कोटधार क्षेत्र के लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह झंडूदा और श्री नैना देवी जी दोनों विधानसभा क्षेत्रों के मध्य भाग को जोड़ने के लिए बागछाल नामक स्थान पर पुल बनाने की मांग उठाई थी। 20 अगस्त साल 2005 को वीरभद्र सिंह ने पुल की नींव रखी थी। कृषि विभाग में अब किसान बागवानों को नहीं मिलेगी एंटी हेलनेट, जाने वजह। हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों को अब कृषि विभाग से एंटी हेलनेट की सुविधा नहीं मिलेगी। सरकार ने कृषि विभाग के जरिए मिलने वाली एंटी हेलनेट स्कीम को अब उद्यान विभाग में शामिल कर दिया है। ऐसे में एंटी हेलनेट के लिए जिन हजारों किसानों ने कृषि विभाग में आवेदन कर रखा था, अब उन्हें बागवानी विभाग में फिर से आवेदन करना होगा। सरकार एंटी हेलनेट योजना में किसानों बागवानों को 80% अनुदान देती है। बता दें कि जिला कुल्लू में बागवान सेब और जापानी फल एंटी हेलनेट का अधिक प्रयोग करते हैं।
में एंटी हेलनेट सेब की फसल को ओलावृष्टि से बचाती है। में एंटी हेलनेट जापानी फल को पक्षियों से होने वाले नुकसान से रोकती है। लेकिन कृषि विभाग में स्कीम बंद होने से उन हजारों किसानों की चिंता बढ़ गई है जिन्होंने एंटी हेलनेट के लिए आवेदन कर रखा था। बता दें कि जिला कुल्लू में ही करीब 500 से अधिक किसानों के आवेदन कृषि विभाग के पास लंबित पड़े हैं। हिमाचल में 22 पुलों के निर्माण के लिए केंद्र की मंजूरी, 139 करोड़ 78 लाख होंगे खर्च। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 3 के तहत हिमाचल में 22 पुलों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार के प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग को इस संबंध में स्वीकृति पत्र भेजा है। इन पुलों पर 139 करोड़ 78 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। केंद्र सरकार 106 करोड़ 53 लाख जबकि प्रदेश सरकार 33 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च करेगी। जिला ऊना में सबसे ज्यादा 11 पुल मंजूर हुए हैं। इसके अलावा जिला चंबा और कुल्लू में एक, कांगड़ा में 5 और सोलन जिले में 4 पुलों को स्वीकृति दी गई है। सिरमौर पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय पशु चोर गिरोह का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार। सिरमौर पुलिस ने अंतर्राज्यीय पशु चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अहम बात यह भी है कि आरोपियों पर पहले भी बाहरी राज्यों में कई केस दर्ज हैं। ये आरोपी एक योजनाबद्ध तरीके से पशु चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। आरोपियों ने पशु चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए सोमवार का दिन तय किया हुआ था ताकि अगले दिन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लगने वाली पशु मंडी में चोरी किए पशुओं को बेचा जा सके। इस सिलसिले में शनिवार को एसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा ने पत्रकार वार्ता कर मामले से जुड़ी जानकारी को विस्तार से साझा किया। सजायाफ्ता कैदी ने जेल में लगाया फंदा, गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने किया जेल का घेराव। हमीरपुर के 2 सड़का स्थित सब जेल में पॉक्सो एक्ट 376 के तहत ट्रायल बेस पर सजा काट रहे दीपचंद पुत्र मदन लाल निवासी गांव पथलियार तहसील बड़सर जिला हमीरपुर ने शनिवार सुबह करीब 4 बजे आत्महत्या कर ली। दीपचंद सब जेल हमीरपुर में इसी वर्ष 24 फरवरी को सजा काटने आया था। उसने कंबल की पट्टी को काटकर उसका फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली है। सूत्रों के मुताबिक उसके साथ 20 के करीब अतिरिक्त कैदी भी बेरक में थे। सुबह करीब 4 बजे वह शौचालय में गया और वहां फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मृतक के परिजनों, लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए जेल के मुख्य गेट का घेराव कर दिया और जेल के गेट को तोड़ने के लिए भी तैयार थे। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने पुलिस और जेल प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की जिसमें माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद माननीय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सभी घई और SHO सदर हरीश गुलेरिया गेट के पास पहुंचे तथा माहौल को शांत करने का भरपूर प्रयास किया। आम चुनावों को अप्रत्यक्ष रूप से हाईजैक करने का प्रयास कर रही भाजपा, कुलदीप राठौर का आरोप। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने चुनावी बॉन्ड को चंदा दो व धंधा लो की नीति बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी आम चुनावों को अप्रत्यक्ष रूप से हाईजैक करने का प्रयास कर रही है। कुलदीप राठौर ने शनिवार को कहा कि सरकार की चुनावी बॉन्ड नीति से साफ हो गया है कि उसने उन्हीं कंपनियों और व्यक्तियों को काम दिया है जिन्होंने भाजपा को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया। राठौर ने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए कितना घालमेल हुआ है वो अब सबके सामने आ गया। उन्होंने कहा कि SII को टालने का प्रयास करता रहा और जून तक का समय मांगा। वह राठौर ने कहा कि न्यायपालिका ने बिना किसी दबाव के आदेश दिए हैं जिस पर अब अमल करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद देश की जनता का न्यायपालिका पर विश्वास और बढ़ गया है। सत्ता सुख के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूं, बिलासपुर में बोले सीएम सुक्कू। हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्कू ने शनिवार को कहा कि वह सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। वह पहली कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल की। प्रदेश सरकार ने राज्यसभा लोक अदालत लगाने की ऐतिहासिक पहल की। सीएम सुक्कू ने जिला बिलासपुर के घुमारवीं में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भराड़ी को तहसील बनाने, घुमारवीं में एक बड़ा प्रोफेशनल तकनीकी संस्थान खोलने तथा त्यून किला को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध कराने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्मानी की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लोक निर्माण विभाग की 102 नई मशीनों को दिखाई हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज तारा देवी से 23 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के लिए खरीदी गई 102 नई मशीनों में से 14 मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि इन मशीनों को जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदा गया है जिससे लगभग 10 करोड़ रुपये की बचत हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू का लोक निर्माण विभाग के लिए इन मशीनों की खरीदारी में सहयोग करने के लिए धन्यवाद किया। नालागढ़ ट्रक यूनियन ने घटाया किराया, डीजल 2 रुपये सस्ता होने से भाड़े में प्रति किलोमीटर इतने पैसे की कमी।
जो डीजल की कीमतों में कटौती के साथ ही नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने माल भाड़ा घटा दिया है। वही यूनियन ने माल भाड़े की दर में प्रति किलोमीटर 75 पैसे की कमी की है। वह माल भाड़े की नई दरें 20 मार्च से लागू होगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने डीजल के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। इसी आधार पर नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने भी माल भाड़े में कटौती कर दी है। मौजूदा समय में आर्थिक मोर्चे पर मंदी की मार झेल रहे कारोबारियों व उद्यमियों के लिए डीजल की कीमतों और माल भाड़े में कमी बड़ी राहत बनकर आई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि शुक्रवार सुबह से पेट्रोल और डीजल प्रति लीटर 2 रुपये सस्ता हो गया। वह पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा की गई कटौती से महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलने की उम्मीद है। टेलीग्राम पर फर्जी लिंक से 32,80,000 की ठगी, शिमला के युवक सोलन की युवती को साथियों ने बनाया शिकार, छानबीन शुरू। ये प्रदेश के शिमला और सोलन जिला के युवक और युवती से साइबर ठगों द्वारा टेलीग्राम पर फर्जी लिंक के जरिए 32,80,000 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। वह मामले की शिकायत ठगी का शिकार हुए पीड़ित युवक और युवती ने साइबर पुलिस के पास दर्ज करवाई है। वह साइबर पुलिस ने ठगी के मामले में कार्रवाई करते हुए साथियों द्वारा ठगी की गई राशि में 7,73,000 रुपये की राशि को होल्ड करवा दिया है। बताया जा रहा है कि साइबर ठगों ने 2 अलग मामलों में शिमला के एक युवक और सोलन की एक युवती को टेलीग्राम पर फर्जी लिंक भेजा, गूगल रेटिंग बढ़ाने का झांसा देकर शुरुआत में 2 से 3,000 रुपये इन्वेस्ट करवाई। उसके बाद साथियों ने दोनों को झांसे में फंसाने के लिए कुछ राशि बढ़ाकर उन्हें दे दी। मैं साथियों युवक और युवती को झांसे में फंसाकर करीब 32,80,000 रुपये की राशि इन्वेस्ट करवाकर चुना लगाया है। मैं साइबर ठगी की 2 मामलों की शिकायत साइबर पुलिस थाना शिमला में आई है। मैं जिसमें से शिमला एक युवक ने साइबर थाना में दी शिकायत में बताया कि साइबर ठगों के झांसे में आकर उसने साथियों के खाते में 16,30,000 रुपये जमा करवा दिए हैं। बिजली बिल का फर्जी मैसेज भेज रहे सातिर, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने जारी की एडवाइजरी। ये बिजली के बिल भरने के उपरांत भी साथियों द्वारा उपभोक्ताओं को बिल न भरने के फेक SMS और कॉल किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के कई उपभोक्ताओं के द्वारा बिजली बिल न भरने के फेक SMS और कॉल की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए विद्युत बोर्ड ने एडवाइजरी की है। वह साथियों द्वारा बिजली बिल न भरने पर विद्युत कनेक्शन काटने और ऑफिस का 9903827597 नंबर भेज रहा है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा जारी की गई एडवाइजरी बताया गया कि इसी तरह के फर्जी मैसेज कॉल के माध्यम से साथियों द्वारा लोगों को किए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि हम कुमार हाउस विद्युत बोर्ड मुख्यालय से बोल रहे हैं और आपकी बिल जमा नहीं हुआ है या आपका कंज्यूमर ID अपडेट नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के सभी उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए सूचित किया है कि ये SMS और कॉल से फर्जी व धोखाधड़ी वाले हैं। सरेंडर करो मेडिकल रीइंबर्समेंट TA का पैसा, सरकार के विभागों को निर्देश, 20 तक डेडलाइन। राज्य सरकार की वित्त विभाग की ओर से सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि उनके यहाँ मेडिकल रीइंबर्समेंट TA ऑफिस एक्सपेंडिचर इत्यादि मदों में दिया गया पैसा लैप्स नहीं होना चाहिए। वह वित्त विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि इस तरह की लापरवाही पहले भी सामने आई है। दिया गया पैसा खर्च न होने के कारण संबंधित लाभार्थी भी इस लाभ से वंचित रहते हैं। इसलिए यदि किसी भाग में रीअपियर मेडिकल रीइंबर्समेंट, सैलरी, TA, रेंट या TTA इत्यादि में मिला पैसा खर्च नहीं हो रहा है तो इसे 20 मार्च तक सरेंडर कर दिया जाए, ताकि किसी अन्य विभाग को जरूरी इस्तेमाल के लिए इसे दिया जा सके और यह पैसा लैप्स न हो। यदि इस लापरवाही की वजह से किसी विभाग में पैसा लैप्स हुआ तो संबंधित DDO की व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी फिक्स होगी। सेवा विस्तार पर निगम कर्मचारी निराश, संघ ने CM से दोबारा नौकरी न देने की उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम से 4-5 वर्षों से सेवानिवृत्त पश्चात फिर से कुछ अधिकारियों को सेवा विस्तार देने का निगम कर्मचारी संघ ने विरोध किया है। निगम कर्मचारी संघ ने निगम प्रबंधन को चेतावनी दी है कि यदि इस तरह निगम में सेवा विस्तार पर रोक नहीं लगाती है तो प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ के महासचिव राजकुमार शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम अपने कर्मचारियों को सही समय पर वेतन देने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएटी व लीव एनकैशमेंट के लिए सेवानिवृत्त के बाद उन्हें अपनी देनदारियों के लिए उच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ रहा है। निगम में कार्यरत कर्मियों का गत वर्ष 2016 से लेकर DA, IIR आदि देय एरियर का भुगतान अभी भी शेष रह गया है। उन्होंने कहा कि एक और प्रदेश सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में बेरोजगार नौजवान अच्छे संस्थानों से होटल व्यवसाय से जुड़े हुए विभिन्न अति आधुनिक कोर्स करने के पश्चात नौकरी की तलाश में दर को ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे सेवा विस्तार की जगह इन बेरोजगार युवाओं को निगम में लाया जाए। वह संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि निगम की वित्तीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इस प्रथा को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। हिमाचल में 7 मई को जारी होगी चुनाव की अधिसूचना, 267 नए मतदान केंद्र।
जी, हिमाचल में 7 मई को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। वहीं प्रदेश में 14 मई नामांकन भरने की आखिरी तिथि होगी। वहीं 17 मई नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि होगी। वहीं 1 जून को हिमाचल प्रदेश में मतदान दिवस होगा। वहीं 4 जून को देश भर में एक साथ चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए 7,990 मतदान केंद्र चिन्हित कर लिए गए हैं। वहीं मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि पिछले चुनाव के मुकाबले 267 मतदान केंद्र बढ़े हैं। वहीं प्रदेश में 1 अप्रैल 2024 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा भी मतदान में हिस्सा ले सकेंगे। इसके लिए चुनाव प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया जारी है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि प्रदेश में पहली बार मतदान करने वाले लोगों की संख्या 1,38,918 है, जो कुल मतदाताओं का 2.5% है। वहीं 10,40,756 युवा मतदान भी इस चुनाव में हिस्सा लेंगे, जो कुल मतदाता जनसंख्या का लगभग 19% है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें।